नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैशियस फेज रिएक्शन। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही दे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्शन है ए जो हमारे पास है वो फॉर्म कर रहा है बी और सी, ठीक है। एट टाइम टी ज़ीरो पे हम लोग यहाँ पर हमेशा मोल्स लिख देते हैं, ठीक है। बट इस केस में क्योंकि गैस की बात हो रही है तो वी आर टेकिंग प्रेशर, तो हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ ए इनिशियल विच इज़ कॉल्ड द पी आई हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो हुआ क्योंकि अभी ये फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी टाइम ज़ीरो है। एज रिएक्शन प्रोसीड टाइम टी पे हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रेशर ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगी, पी आई माइनस एक्स हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा। एज एज यू आर राइटिंग मोल, जैसे आप मोल के लिए कर रहे थे वैसे आप यहाँ पर प्रेशर के लिए करोगे, ठीक है। अब हमने देखा कि टोटल प्रेशर एट टाइम टी क्या निकल के आता है, तो ये आता है हमारे पास पी आई माइनस एक्स प्लस टू एक्स के बराबर आ गया। तो वी हैव पी टोटल कितनी आती है, पी आई प्लस एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स क्या हमारे पास आता है, एक्स आता है पी टोटल माइनस पी आई। अगर हम प्रेशर ऑफ ए के प्लेस में एक्स को रिप्लेस करेंगे बाई पी टोटल माइनस पी आई, तो वी आर गेटिंग टू पी आई माइनस पी टी। तो हमारे पास ये आती है प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी पे आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स को रिमूव कर दिया। अब जो फॉर्मूला हमारे पास था फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, बट एट द प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम लोग प्रेशर को रखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, द फॉर्मूला वॉज के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ए नॉट वॉज द रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल में कितनी थी, और ए टी हमारे पास थी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। उसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पर है हमें लिखना है प्रेशर ऑफ ए इनिशियल कितनी हमारे पास है। ए क्यों लिखा, क्योंकि रिएक्टेंट के बारे में ही लिखते हैं और यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ए है। और प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। प्रेशर इनिशियल में हमारे पास किसके बराबर हमने मानी थी, दैट वॉज पी आई के बराबर में। प्रेशर एट टाइम टी हमारे पास क्या आ रही थी, टू पी आई माइनस पी टी। यहाँ पर हमारे पास क्या था, टू पी आई माइनस पी टी, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया टू पी आई माइनस पी टी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का गैशियस फेज का फॉर्मूला है और ये इससे सवाल आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। अगर अब सवाल आएगा तो व्हाट यू हैव टू डू, जो इनिशियल प्रेशर होगा आप उसको लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर ट्वाइस द इनिशियल करके और जो पी टोटल आपकी आती है इसको माइनस कर दो यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े। अब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट उसका जो फॉर्मूला होता है मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया है, आप उसे देख लो। 1/80 माइनस 1/A0 इक्वल्स टू KT होता है, और जो इसकी हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 1/A0 इंटू के बराबर होता है, ठीक है। इसे आप नोट कर लो, इसके सवाल ज़्यादा आते नहीं हैं, बट अगर आपको, हाँ क्योंकि आपने ज़ीरो पढ़ा, आपने फर्स्ट पढ़ा, तो आप सेकेंड के भी फॉर्मूला को एक बार देख लो, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लो, जो इसकी टी हाफ लाइफ क्या होती है 1/A0 इंटू के हो जाती है, ठीक है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था हाफ लाइफ के बारे में, तो हाफ लाइफ हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या आ रही थी, हाफ लाइफ फॉर द जीरो वॉज A0/2K के बराबर आ रही थी। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ हमारे पास क्या थी, 0.693/K के बराबर आ रही थी। और फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपने देखा हाफ लाइफ हमारे पास क्या आ रही है, 1/A0 इंटू के बराबर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमने सिर्फ देखा जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट का और सेकेंड का, ठीक है। अगर हम इसमें आगे देखें डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ हाफ लाइफ कि इसकी ऑर्डर हमारे पास क्या होती है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है विच इज़ टी हाफ लाइफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/A0 रेज टू पावर n-1 के, ठीक है। और यहाँ पर n के हमारे पास होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ज़ीरो हमारे पास होगी तो यहाँ पर आप ज़ीरो पुट कर दोगे, तो यहाँ पर a की पावर क्या हो गई, -1 हो गया। और ये ऊपर आएगा तो इट विल बी टी हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू A0 हमारे पास आ जाएगा। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, 1 - 1 विल बी 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू जो हमारे पास होगी वो 1 हो जाएगी, तो टी हाफ लाइफ हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो A0 पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हमारे पास होती है,
हमने कहा कि यहाँ पर वी विल पुट 2, तो हमारे पास क्या आता है, इट विल बी 1/a0 के इन्वर्स रिलेशन में आता है। एंड सो ऑन फॉर द थर्ड वी विल हैव टी हाफ लाइफ इज़ प्रपोर्शनल टू 1/a0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो होती है ये एक जनरल फार्मूला है। अगर आप इसे याद रख लो कि टी हाफ लाइफ हमारे पास इज़ प्रपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-1, तो यहाँ से आप कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, यहाँ से आप उसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल फार्मूला इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये आ रहा होगा तो आप ये चीज़ें जो होंगी इसे आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी ऑर्डर हमारे पास ज़ीरो है, और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ लाइफ का रिलेशन क्या होता है A0 से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ लाइफ हमारे पास जो होती है वो ए पे डिपेंड ही नहीं करती है, जिसका मतलब वो कांस्टेंट हो जाती है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास टी हाफ लाइफ क्या होती है, इन्वर्स ऑफ A0 होती है। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास हाफ लाइफ जो होती है 1/a0 का स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, ये रेट नहीं है, ठीक है, ये रेट के बारे में नहीं है और रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बारे में नहीं है। जो हमने पहले पढ़ा था वहाँ पर हमने रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन देखा था कि रेट डबल हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। रेट डबल हो, कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है और रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। बट ये जो आपका है इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, ये हाफ लाइफ का है। तो यहाँ से आपके पास अगर आपको सवाल में बहुत बार क्या देता है, बहुत बार सवाल में क्या देता है कि वो आपको 2 हाफ लाइफ देता है, ठीक है, और आपसे पूछता है कि ये ऑर्डर हमारे पास क्या होगी, ठीक है। तो आपके पास एक हाफ लाइफ हमारे पास होती है, टी हाफ लाइफ हमारे पास 1 हो गया अपॉन टी हाफ लाइफ ऑफ 2 हमारे पास हो गया, विल बी इक्वल्स टू A2/A1 की पावर n-1। A2 हमारे A1 हमारे पास क्या है, A2/A1 है, A1/A2 नहीं है। याद रखना टी हाफ लाइफ 1 अपॉन टी हाफ लाइफ 2 जो है वो इक्वल्स टू A2/A1 के है की पावर n-1 होती है। A1 हमारे पास क्या होती है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है फर्स्ट की, जो भी आपको फर्स्ट जो होगा उसके बारे में, जो भी फर्स्ट रिएक्टेंट होगा उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होगी, और A2 हमारे पास क्या होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेकेंड रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखो क्योंकि इससे बहुत सारे हमारे जो सवाल होते हैं वो निकलेंगे। तो अगर 2 आपको हाफ लाइफ दे रहा है और आपसे ऑर्डर पूछ रहा हो या फिर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दे के ऑर्डर पूछ रहा होगा, तो यहाँ से आप इसको कर ले जाओगे। तो इसे नोट कर लो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द रिलेशन बिटवीन टी हाफ लाइफ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें सवाल करते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर, इसमें ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है, और आपको यहाँ पर A0 दे रखा हुआ है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है और टी हाफ लाइफ है। तो यहाँ से आप जान गए आपको किसका काम करना है, आपको टी हाफ लाइफ और A0 का रिलेशन देखना होता है। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज दे रखी हैं, पहले हमारे पास 1 मोलर है और फिर हमारे पास 2 मोलर है। टाइम जो हमारे पास है वो क्या है, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड में हो रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 टाइम्स हो रही है, और जो हाफ लाइफ हमारे पास है वो भी 2 टाइम हो रही है। इसका मतलब जो टी हाफ लाइफ है वो A0 के प्रपोर्शनल है। यहाँ से क्या निकल के आता है कि जो टी हाफ लाइफ हमारे पास है वो A0 के प्रपोर्शनल है। जो चीज़ें चेंज इसमें हो रही है वही चेंज इसमें भी हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आता है कि टी हाफ लाइफ इज़ प्रपोर्शनल टू A0, और टी हाफ लाइफ A0 के प्रपोर्शनल होने का मतलब क्या होता है, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। तो दिस इज़ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको कभी याद ना आए कि हाँ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो आपको वो याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तो वो हमारे पास होती है A0/2 के होती है। यहाँ से निकल के आता है कि जो टी हाफ लाइफ हमारे पास है वो A0 के प्रपोर्शनल होती है, ठीक है।
और अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है तो आपको याद करना पड़ेगा टी हाफ लाइफ जो हमारे पास होती है इस प्रपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-1। अगर हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a0 की पावर -1, और ये ऊपर आएगा तो इट विल बी टी इज़ प्रपोर्शनल टू a0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगी, n की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। नाउ वी आर हैविंग a0 की वैल्यू दे रखी हुई है और टी हाफ लाइफ दे रखी हुई है। हमारे पास 0.5 मोलर है और ये 1 मोल हमारे पास हो रही है। ये 10 से 5 मिनट्स हमारे पास हो रहा है, मतलब ये डबल हो रही है और ये हाफ हो रहा है। ये डबल हो रही है और ये हाफ हो रहा है, इसका मतलब रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन हमारे पास कहाँ पर होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। तो टी इज़ प्रपोर्शनल टू 1/a0। इसका मतलब ये रिएक्शन ये ऑर्डर हमारे पास कौन सी होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन टी हाफ लाइफ एंड a0 इनवर्स कहाँ पर आती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में इनवर्स आती है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, वैल्यू ऑफ a0 हमारे पास है 1 atm से 3 atm हो रहा है, मतलब ये 3 टाइम्स हो रहा है। और टी हाफ लाइफ जो हमारे पास है वो 10 मिनट से 10 मिनट ही हमारे पास है, मतलब ये सेम है। ये 3 टाइम्स होने पर हमारे पास ये सेम आ रहा है, इसका मतलब जो टी हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में टी हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ लाइफ होती है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू एन की कितनी हो जाएगी, 1, विच इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारे पास यहाँ पर a0 की वैल्यूज़ हैं और टी हाफ लाइफ गिवन है। ठीक है, a0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 atm है और 3 atm हो रही है, मतलब ये 3 टाइम्स हो रहा है। और टी हाफ लाइफ हमारे पास है 18 से हमारे पास 2 मिनट हो रहा है, मतलब ये 1/9 हमारे पास हो रहा है। 1 इंटू 9 करने पे 18 का हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स होने पर ये हमारे पास 1/9 हो रहा है, इसका मतलब क्या रिलेशन है, टी हाफ लाइफ इज़ प्रपोर्शनल टू 1/a0 की पावर 2। कि आपने इसको 3 टाइम्स किया है तो ये हमारे पास 1/9 हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आती है, ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको देख के आप रिलेशन बनाओगे कि जो 3 टाइम्स होने पे ये हमारे पास 1/9 हो रहा है, इसका मतलब टी हाफ लाइफ जो है 1/a0 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। अब हमारे पास एक सवाल है जहाँ पर a0 की हमारे पास प्रेशर है 0.4 atm और यहाँ पर 1.6 atm है। टी हाफ लाइफ दे रखा हुआ है 320 सेकेंड एंड 40 सेकेंड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर चेंज कितने का हो रहा है, 4 टाइम्स हो रही है। और यहाँ पर हमारे पास जो चेंज है वो क्या हो रही है, 1/8 हो रही है। तो यहाँ से हमें कुछ डायरेक्ट रिलेशन तो दिख नहीं रहा है। अगर ये 4 टाइम्स होने पर ये भी 4 टाइम्स होता तो हम बोलते ये हमारे पास ऑर्डर कौन सी हो जाएगी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके 4 टाइम्स होने पर अगर हमारे पास इसमें कोई चेंज नहीं होता तो हम बोलते ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। इसके 4 टाइम होने पे अगर हमारे पास ये 1/4 होता तो हम बोलते कि हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। इसके 4 टाइम्स होने पर अगर हमारे पास ये 1/16 होता तो हम बोलते कि हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। बट हमें कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो वी विल यूज़ द फॉर्मूला हमारे पास क्या होती है, हाफ लाइफ इन द फर्स्ट केस अपॉन हाफ लाइफ इन द सेकेंड केस इक्वल्स टू a2/a1 की पावर n-1। यहाँ पर आपको रखना होता है a2/a1 की पावर n-1। तो हाफ लाइफ फर्स्ट केस में कितनी हमारे पास है, 320 है, सेकेंड में हमारे पास 40 है एंड इक्वल्स टू 1.6/0.4 की पावर n-1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 इक्वल्स टू 4 की पावर n-1। 8 को वी कैन राइट 2 की पावर 3 और इसको हम लोग लिखेंगे 4 की पावर n-1। अगर हम लोग बेस को सेम ले आएँ तो हमारे पास जो पावर हो जाती है वो आपस में इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर अगर इसको हम लोग कर देंगे 2 की पावर 2 इंटू n-1 तो हमारे पास क्या हो गया, बेस दोनों केस में सेम हो गया और जो पावर हमारे पास होगी वो अब इक्वेट हो जाएगी। तो पावर हमारे पास क्या हो रही है, 2n-2 इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास 2n इक्वल्स टू 5 हो रही है। तो n हमारे पास क्या हो जा रही है, 2.5 हो जा रही है। तो यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास क्या आ रही है, 2.5 आ रही है। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि आपके पास कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहा है सवाल में, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ करोगे।
जो आपके पास ये फॉर्मूला है इक्वेट करने वाला, टी हाफ लाइफ इन द फर्स्ट केस अपॉन टी हाफ लाइफ इन द सेकेंड केस इक्वल्स टू A2 बाई A1 की पावर n-1। फिर हमारे पास सवाल है, A0 हमारे पास है और टी हाफ लाइफ है, यहाँ पर 0.4 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 4 टाइम्स हो रहा है और ये हमारे पास जो हो रही है वो हाफ हो रही है, ठीक है। फिर हमने लगाया फॉर्मूला, टी हाफ लाइफ इन द फर्स्ट केस अपॉन टी हाफ लाइफ इन द सेकेंड केस इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 की पावर n-1। यहाँ पर हमारे पास हो गया 2, यहाँ पर हो गया 4 की पावर n-1। बेस को हम लोग सेम कर देंगे तो वी कैन इक्वेट द पावर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू n-1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब हमारे पास बेस 2 हो गया वो सेम हो गया, तो पावर हमारे पास 2 होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो पावर क्या है 2n-2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो n होती है वो क्या हो जाती है 3/2 विच इज़ 1.5 के बराबर हो जाती है। आपको यहाँ पर सवाल में दे रखा हुआ है A0 इंटू अंडर रूट ऑफ टी हाफ लाइफ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है A0 टी हाफ लाइफ की पावर 1/2 कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ठीक है। तो आप जानते हो रिलेशन हमारे पास जनरल रिलेशन टी हाफ लाइफ में और कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, टी हाफ लाइफ इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1 हमारे पास होती है। तो हम इसको इसके टर्म में लेके आएंगे और फिर इसको आपस में कंपेयर करवा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आती है, टी हाफ लाइफ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन A0 हमारे पास हो गया, और यहाँ पर क्या है 1/2 की पावर है। यहाँ से 1/2 हटाने पे सामने वाली जो वैल्यू हमारे पास होगी वो स्क्वायर में आ जाएगी, तो वी विल हैव कांस्टेंट अपॉन A0 का होल स्क्वायर। तो द रिलेशन वी गेट इज टी हाफ लाइफ इक्वल्स टू 1/A0 का स्क्वायर हमें आ रही है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से कंपेयर करवाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, पावर होती है n-1। अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर पावर 2 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इट शुड बी 3। तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तभी हमारे पास ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2 आएगी हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आता है ऑर्डर क्या हो जाएगी n विल बी 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर इसी प्लेस पे आपको ये बोल दे, ठीक है, अगर आपसे एक और सवाल पूछ ले कि टी हाफ लाइफ हमारे पास है और इंटू A0 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो क्या हमारे पास होगा, तो रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, टी हाफ लाइफ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन A0। इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, तो यहाँ पर हमारे पास A0 आ जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगी, इट विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर टी हाफ लाइफ जो हमारे पास होती है 1/A0 की पावर n-1 होती है। जब यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी, और हमें चाहिए क्या 1 के प्रोपोर्शनल चाहिए इनवर्स रिलेशन में, ठीक है। तो इस सवाल को करने का यही अप्रोच होता है कि एक बार जो आपको इक्वेशन गिवन है आप उसको, जो इक्वेशन आपको पता है उसके फॉर्म में लेके आओगे और फिर आप उसकी वैल्यूज़ को कंपेयर करवा दोगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास आती है कोलिजन थ्योरी होती है। व्हाट इज़ द कोलिजन थ्योरी, इसमें क्या होता है, फॉर अ रिएक्शन टू हैपन देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। अगर हम चाह रहे कोई रिएक्शन हो तो वहाँ पर क्या होना होता है, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कभी भी कोई भी रिएक्शन हो रही होती तो वहाँ पर जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते ही करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रही है।
अगला हमें ये देखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट पे, प्रेशर पर कैसे डिपेंड करेगी, ठीक है। और कोलिशन थ्योरी में हम बहुत चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि ये थ्योरी हम उन्हीं रिएक्शंस पर लगाएंगे जो रिएक्शन एलिमेंट्री होंगे और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगे और गैशियस होंगे, ठीक है। ये जो थ्योरी है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे, यूनी मॉलिक्यूलर पे और ट्राई मॉलिक्यूलर पे एप्लीकेबल नहीं होती है। ये केवल और केवल एलिमेंट्री बाई मॉलिक्यूलर गैशियस रिएक्शन पे एप्लीकेबल होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए जो हम लोग आंसर्स होते हैं, जो हम लोग रिजल्ट निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा से, और जो यहाँ थ्योरी से हमें आता है निकल के रिजल्ट, वो आपस में बहुत सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो कोलिशन थ्योरी होती है वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है? ओनली फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब यहाँ पर हमारे पास टर्म होता है कोलिशन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ कोलिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर। क्या हो रही है? नंबर ऑफ कोलिशंस हो रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कोलिशन थ्योरी। फॉर अ रिएक्शन टू हैपन, अगर हम चाह रहे हैं कोई रिएक्शन हो, देयर मस्ट बी द कोलिशन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोलिशन होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो अभी तक हमने क्या देख लिया, वी हैव सीन द रिलेशन बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन, की रेट हमारे पास जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड कर रही है। अब अगला हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट पे, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कोलिशन थ्योरी, ठीक है, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो बाकी जो फैक्टर्स होते हैं उन पे कैसे डिपेंड करती है। और कोलिशन थ्योरी जो हमारे पास है ये एक प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो होंगे वो अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत चीज़ें मान के चलते हैं। इस थ्योरी में हम ये मान के चलेंगे जो रिएक्शंस हमारे पास होंगे वो कौन सी होंगी? एलिमेंट्री बाई मॉलिक्यूलर गैशियस रिएक्शन पे अप्लाई हमारे पास ये थ्योरी होती है, ठीक है। ये थ्योरी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इन सब पे अप्लीकेबल नहीं होती है। इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री बाई मॉलिक्यूलर गैशियस रिएक्शन। आप ये पूछ सकते हो कि ये बाई मॉलिक्यूलर पे ही क्यों हो रही है? क्योंकि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा से रिजल्ट निकाल के लेके आते हैं और जो इस थ्योरी से रिजल्ट आता है वो अप्रॉक्सीमेटली जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। देन वी हैव अ टर्म कॉल्ड द कोलिशन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है? ये होती है नंबर ऑफ कोलिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिशन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिशंस हमारे पास है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिशन फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास क्या होता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप ये चीज़ जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ती होती है। तो फिर हमारे पास ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ेगी। उसके बाद जो जेड हमारे पास होती है, जिसको हम लोगों ने कहा है कोलिशन फ्रीक्वेंसी, ये बढ़ेगी। और अगर हमारे पास कोलिशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होती है वो भी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे हमारे पास क्या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ने पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है। देन वी हैव अ टर्म कॉल्ड द इफेक्टिव कोलिशन। क्या होता है? जितने भी कोलिशन होते हैं सारे से हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब सारे के जो सारे कोलिशंस होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो जिन कोलिशन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है हम लोग उनको ही बोलते हैं केवल इफेक्टिव कोलिशन। Those collision through which reacting molecule can be converted into product is called the effective collision। ऐसे collisions जिनके थ्रू जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिशन। देन इफेक्टिव कोलिशन जो होती है वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू कोलिशन फ्रीक्वेंसी। कोलिशन फ्रीक्वेंसी के मुकाबले जो इफेक्टिव कोलिशन हमारे पास होती है वो बहुत कम होती है। और जो इफेक्टिव कोलिजन हमारे पास होता है वो डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। किस पे?
कि थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी हमारे पास होती है एंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो अगर हम चाह रहे हैं कि कहीं पर इफेक्टिव कोलिशन हो तो वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास क्या होती है? The minimum energy that reacting molecule must possess to overcome the energy barrier to form the product। ये हमारे पास कम से कम मिनिमम एनर्जी होती है that the reacting molecule must possess, कि ये reacting molecule के पास होनी चाहिए to overcome the energy barrier to form the product। और you can say minimum energy that the reacting molecule must possess for a chemical reaction to occur। कम से कम एनर्जी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास है वो हो जाए। देन वी हैव अ टर्म कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है? ये होती है द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ये हमारे पास मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि थ्रेशोल्ड का एग्ज़ाम्पल आप लो। जैसे एग्ज़ाम्पल हो, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें एक कट ऑफ मार्क्स होता है। मान लो नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें कट ऑफ मार्क्स जो है वो 600 मार्क्स है कट ऑफ, ठीक है। तो जिन बच्चों के मार्क्स 600 आ जाएं, 600 के ऊपर रहेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 600 मार्क्स है वो क्या है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। उसके ऊपर जितने बच्चे रहेंगे दे विल गेट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पर जो 600 मार्क्स हमारे पास क्या हो गया, वो हो गए हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। अब मान लो किसी बच्चे के 550 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो उसके 600 मार्क्स में कितने मार्क्स की कमी है, 600 में पहुंचने में उसके पास 50 मार्क्स की कमी है। तो जो ये 50 मार्क्स और कम है इसको थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या होती है, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। और इसको हम लोग लिखते हैं ई विच इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास कम होगी उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है। जितनी कम से कम हमारे पास होगी एक्टिवेशन एनर्जी, उतनी जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होती है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब आप याद रखो कि कम एनर्जी रिक्वायर्ड मोर मॉलिक्यूल विल फॉर्म द प्रोडक्ट। जितनी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतने ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी रिएक्शन की जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी बढ़ जाती है। कम एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स मोर मॉलिक्यूल जो होंगे वो फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास होती है वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट की। जो रिएक्टेंट है उसका नेचर कैसा होता है वो डिपेंड करती है कैटलिस्ट पे, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी डिड नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, स्टोकियोमेट्री, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। ये इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है। तो वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे और कैटलिस्ट पे, एंड डिड नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास कौन से रिएक्शंस होते हैं, जहाँ पर हीट हमारे पास इवॉल्व आउट होती है, ठीक है। हीट हमारे पास इवॉल्व आउट हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हाँ, जहाँ पर भी हमारे पास हीट बाहर होती है इसका मतलब वहाँ पर इसकी एनर्जी हमारे पास जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास द ग्राफ बिटवीन, वी कैन ऑल्सो से कि ये द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वी कैन से एनर्जी है एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं वो यहाँ से मान लो उसके पास कुछ एनर्जी होती है, तो ये हमारे पास हो गया ई आर विच इज़ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। और ये हमारे पास है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एज रिएक्शन प्रोसीड फर्दर, जो रिएक्टेंट हमारे पास होता है जब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को टच करता है फिर वो हमारे पास पी में चेंज होता है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर भी हीट होता है उस तरफ की एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है।
क्योंकि एक्सो मतलब क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व आउट हो रही है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी एनर्जी हमारे पास कम है। तो ये हमारे पास जो पी होगा ये ई आर के नीचे हमारे पास होगा, तो ये हमारे पास हो गया ई पी। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डेल्टा एच, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। और यहाँ से हमारे पास फ्रॉम ई आर से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक आने के लिए ये हमारे पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ से यहाँ पर आने के लिए हमारे पास ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से आप नीचे तक आ जाओगे तो ये हमारे पास क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। तो ये हमारे पास ग्राफ किसका हो गया है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें आपने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीशन के लिए कम से कम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। और ये कहाँ से होती है, फ्रॉम रिएक्टेंट टू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक होती है। कहाँ से होती है, फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास होती है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है। और जो ये पूरी हमारे पास होती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये यहाँ से थ्रेशोल्ड यहाँ से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जो हमारे पास एनर्जी होती है वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास होती है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड डेल्टा एच, हमारे पास एंथैल्पी के बराबर होती है। अब हमें ये चीज़ ग्राफ से भी क्लियर होती है। डेल्टा एच हमारे पास क्या होती है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट होती है। अब इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक हम जानते हैं डेल्टा एच हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव आती है, और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो होगी वो ज़्यादा होगी और एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट हमारे पास होगी वो कम होगी। तो व्हाट वी हैव, यहाँ से हमारे पास आगे डेल्टा एच क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। एक और हमारे पास डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है वो बड़ी होती है और डेल्टा एच हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो यहाँ से निकल के आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन से बड़ी है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। क्योंकि डेल्टा एच हमारे पास एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होती है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास है वो बड़ी है देन एक्टिवेशन एनर्जी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब होता है कि यहाँ पर रिएक्टेंट को हम लोग हीट देंगे, जो रिएक्टेंट हमारे पास होगी यहाँ पर हम लोग हीट को देंगे, फिर ये हमारे पास पी में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो जिस साइड भी हमारे पास हीट होती है उस साइड जो मॉलिक्यूल होगा उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। जिस साइड भी आप हीट को ऐड करोगे, ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है पहचानने के लिए कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इन केस ऑफ एंडो आप क्या बोल रहे हो कि हीट इज़ रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन, तो आपने क्या किया, रिएक्टेंट को आपने हीट दी, फिर वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब जिस साइड भी हमारे पास हीट होती है उस साइड की जो उस साइड के मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है। इसका मतलब इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जो रिएक्टेंट हमारे पास होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो ग्राफ हमारे पास बनेगा इसमें एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट हमारे पास जो होगी वो कम होगी देन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट से। ठीक है। तो यहाँ पर जो पी हमारे पास होगी वो ऊपर हमारे पास होगी और जो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट हमारे पास होता है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर हम लोग कह रहे हैं कि रिएक्शन हो रही है तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन होने के लिए एक पॉइंट होता है कि वहाँ पर अगर उतनी एनर्जी होती है उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा वो कन्वर्ट होना शुरू होता है प्रोडक्ट में। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी। ठीक है। तो रिएक्शन यहाँ से प्रोसीड हमारे पास होगा और यहाँ पर टच करेगा। जब यहाँ पर टच करेगा उसके बाद ही जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, प्रोडक्ट में। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये कन्वर्शन हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, जहाँ पर उसको टच करना ही पड़ता है। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक हमारे पास क्या आ गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गया।
ये हमारे पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ये हमारे पास होगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच होती है। और ये हमारे पास क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ के थ्रू ही देख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास है वो ज़्यादा है देन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी ऑफ पी हमारे पास है, जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा होती है देन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास डेल्टा एच एंडोथर्मिक में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव आ रही इसका मतलब क्या हो गया कि जो फॉरवर्ड की हमारे पास एनर्जी है वो ज़्यादा है देन बैकवर्ड की, तो यहाँ से हमारे पास आता है डेल्टा एच जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ग्राफ देके आपसे सवाल पूछता है कि ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये एंडोथर्मिक का है या एक्सोथर्मिक का है। एंडोथर्मिक में आप याद रखोगे या फिर आप सिंपली याद रखो जहाँ पर भी हीट होगी वहाँ के साइड के जो मॉलिक्यूल होंगे उसकी एनर्जी कम होती है। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज़ रिक्वायर्ड, तो आपको हीट देनी पड़ती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी जो हमारे पास है वो कम है, तो ये इसका जो ग्राफ हमारे पास होगा वो थोड़ा सा लोअर हो जाएगा देन पॉइंट पी से, ठीक है। तो पी का जो हमारे पास होगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास जो होगी वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सवाल आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द बोथ द ग्राफ ऑफ एक्सोथर्मिक ऑल्सो एंड द एंडोथर्मिक ऑल्सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट।